गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज आ रही है बट इको हो रहा है। ओके मैम, मैं करता हूँ कंट्रोल। हेलो। मैम आवाज साफ आ रही? हाँ, अभी क्लियर है। यस मैम। बस मैम थोड़ा सा बैलेंस सभी का और फिर स्टार्ट करते हैं। मैम मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, अगर पॉसिबल हो तो एक मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए।
प्लीज स्टार्ट कीजिए आप। जी मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं प्रोफेसर विष्णु नारायण सक्सेना उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपके बीच में हूँ। और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं ये हम में से प्रत्येक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। ये जो सब्जेक्ट हम एमए साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, एमए पीसी सेकेंड, इसके 4 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। और हमें स्टडी करना है, वो हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट का या जो हमारा डेवलपमेंट होता है हमें। इसके बाद जो ब्लॉक 2 है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक चाइल्डहुड में हमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ब्लॉक 3 जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे कि 12 ईयर से लेकर 19 ईयर तक के बीच हम 20 ईयर के बाद किस तरीके से हमारे अंदर क्या डेवलप करना है। तो ये सारे सब्जेक्ट समाज या आने वाले वक्त में हमें इन स्टडीज से गुजरना है। इसके अलावा हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं, या हम भी अपनी लाइफ में किसी न किसी डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं, या हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेज पर हैं। तो उनके बारे में एक समझ हमें बेहतर तरीके से विकसित होगी। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम बच्चों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, हम अपने घर के बुजुर्गों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और हम स्वयं को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब चेंजेज हम में उम्र के साथ क्या होते हैं, मैं यहाँ पर बता दूं कि कौन कौन से चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं, कौन कौन से चेंजेस हमारी साइकोलॉजी में आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमारे अंदर क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं एज के साथ, बायोलॉजिकली हम किस तरीके से चेंज होते हैं, फिजिकली हम किस तरीके से डेवलप होते हैं, कॉग्निटिव वे में हम किस तरीके से डेवलप होते हैं, सोशल वे में हम किस तरीके से डेवलप होते हैं। ये हमें सब्जेक्ट के अंदर अंतर्गत पढ़ना है। तो जो हमारा एम ए पी सी सेकेंड ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो एज ग्रुप है जो हमने जिस पर फोकस किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम 12 टू 19 ईयर। एक तरीके से हम इसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं टीन एज। तो टीन एज में किस तरीके से बच्चों में हार्मोनल चेंजेज आते हैं, क्या फिजिकल चेंज आते हैं, क्या साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं, और क्या उसमें कॉग्निटिव चेंज आते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जो ये एज ग्रुप है इसको एल्डोसेंट डेवलपमेंट कहते हैं, या और अच्छे शब्दों में कहें टीन एज में किस तरीके से या किशोर अवस्था में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। तो इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। एक तो अर्ली पीरियड है जो 12 टू 14 ईयर का है, एक मिडिल पीरियड है जो 14 टू 17 ईयर का है, और जो थर्ड पीरियड है दैट इज फ्रॉम 17 टू 19 ईयर। यानी हमने क्या किया हुआ है, जो आपका एडोलसेंट एज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि अर्ली एडोलसेंट एज में 12 टू 14 ईयर किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, मिडिल एडोलसेंट में किस तरीके से हम डेवलप होते हैं, और लेट एडोलसेंट में हम किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि एडोलसेंट क्या है। सो एडोलसेंट कैन बी अंडरस्टूड अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट। एक जो बच्चा है वो बच्चे से युवा या हम कहें एडल्ट बनने का जो उसका फेज है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। तो जो उम्र है हमारी वो 12 साल से लेकर 19 साल तक, 12 ईयर से लेकर 19 ईयर तक हम किस तरीके से डेवलप होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो ये आपका एडोलसेंट पीरियड है इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट है दैट इज अर्ली एडोलसेंट, सेकेंड पार्ट है मिडिल एडोलसेंट, और थर्ड पार्ट है दैट इज लेट एडोलसेंट। Teenagers experience some physical milestones as they move from childhood to adolescent. Normal growth during adolescent includes both increase in body size and sexually maturation. जो किशोर अवस्था में डेवलपमेंट होता है या टीनेजर में जो डेवलपमेंट होता है उसको हमने क्या है, वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, और सेक्सुअली भी आप क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और जो
एज है बॉयज और गर्ल्स की, वो फिजिकली तो डेवलप होते ही हैं, यानी उनकी एक जो हाइट है वो अचीव करते हैं, वेट अचीव करते हैं, और इसके पश्चात क्या है कि वो सेक्सुअली भी मैच्योर होते हैं, और जिस दौरान उनमें बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस आता है और बहुत सारा उनके व्यवहार में चेंजेस आता है, उनके सोचने के पैटर्न में चेंजेस आता है, वो सारा अध्ययन हमें इस फर्स्ट टॉपिक में करना है। तो एज है बॉयज की और गर्ल्स की सेक्सुअली मैच्योर होने की, वो बॉयज के लिए 12 to 13 ईयर है और गर्ल्स के लिए 9 to 10 ईयर है, यानी गर्ल्स थोड़ा सा पहले मैच्योर हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे बात करें हम, इन टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात कर ही दी है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं आपका मीनिंग एंड डेफिनेशंस। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने यहाँ स्क्रीन शेयर की हुई है। एडोलसेंट इज द फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। जो एडोलसेंट है वो क्या है, एक फेज है ट्रांजिशन का, जब एक चाइल्ड है एडल्ट होता है। इस एक्सटेंड फ्रॉम 12 टू 19 ईयर ऑफ एज, जो 12 ईयर से 19 ईयर तक की एज का होता है, और इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज अर्ली एडोलसेंट, मिडिल एडोलसेंट और लेट एडोलसेंट। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस। और जो आपकी ये स्टेज है, जो ये ट्रांजिशन है, जो चेंजेस हैं, ये 3 तरीके के चेंजेस हैं। एक तो आप में बायोलॉजिकल चेंजेस होगा, यानी आप सेक्सुअली मैच्योर होंगे, दूसरा आपका सोशल चेंजेस होगा, और तीसरा आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा। Just before reaching to adulthood, the youngster behavior seems to be confusing to present. Parents find that this is the stormy period. It appears as there is nothing that parents say or it is right for adolescents. एक्चुअल जो ये वाला समय होता है, बच्चों की किशोर अवस्था होती है, टीनेजर होता है, एक तरीके से ये समस्या वाला समय होता है। पेरेंट्स क्या है, बच्चों के व्यवहार को समझ नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बच्चे भी अपने व्यवहार को नहीं समझ पाते और उनके पेरेंट्स भी व्यवहार को नहीं समझ पाते, इसलिए इसको स्ट्रॉमी पीरियड बोला है, एक तूफानी समय बोला है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अर्ली एडोलसेंट, यानी जो 12 से लेकर 14 साल की उम्र होती है, 12 to 14 ईयर, उसमें किस तरीके से चेंजेस छात्रों अपने बच्चों में आते हैं। अर्ली एडोलसेंट इज कॉन्ट्राडेक्टरी फेज। जो ये फेज है लाइफ का, एक कॉन्ट्राडेक्टरी है। हम कह सकते हैं कि जो आपके बच्चे हैं, उनकी जो हाइट है और फिजिकल डेवलपमेंट है, वो इस तरीके से हो जाता है कि वह बड़े लगने लगते हैं, जबकि मेंटली वो क्या होते हैं, अभी इस समय बच्चे होते हैं और वो ग्रो कर रहे होते हैं। अब बच्चों में इस समय बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा हेजिटेशन होता है, क्योंकि इस समय बच्चे अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहे होते हैं। भाई बच्चे जो हैं इस एज के फिजिकली एडल्ट जैसे दिखते हैं और मेंटली वो अभी भी बच्चे होते हैं। तो कभी कभी जो उनके पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, वह कभी कभी तो उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं और कभी कभी हर बात पर बोलते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। तो बच्चे भी क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लेके भी परेशान रहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, इस तरीके से वह समझ नहीं पाते। तो अच्छा, बच्चे इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस उनमें हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद मिडिल एडोलसेंस, यानी 14 to 70 ईयर की हम बात करें, उम्र के इस फेज में क्या होता है। मिडिल एडोलसेंट इज द फेज व्हेन अ चाइल्ड इज ऑन द रोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो बच्चे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी उनमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं, बहुत सारे वैचारिक चेंज हो रहे होते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं ये फिजिकल होते हैं, मेंटल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं और सेक्सुअल होते हैं। जबकि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं इस एज की 14 to 70 ईयर की, वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी होती हैं और बॉयज अभी मैच्योर नहीं होते हैं। It is the time of life when the young individual is most concerned about their look, body and appearance.
ये वो समय है 14 से लेकर 17 साल का, 14 to 17 ईयर, जब बहुत सारे जो युवा लोग हैं वह अपने लुक को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं, अपने लुक पे भी ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी पे भी ध्यान देते हैं, अपने अपीयरेंस पे भी ध्यान देते हैं। मिडिल एडोलसेंट इज द टाइम व्हेन टीनेजर आर डेवलप्ड देयर यूनिक पर्सनैलिटी एंड ओपिनियन। ये वो समय है जब आपके जो टीनेजर्स हैं वो अपनी खुद की यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं, यूनिक पर्सनैलिटी बनाते हैं और खुद का ओपिनियन बनाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स प्ले अ रोल इन दिस ईयर। यंग टीनेजर टेक ग्रेट केयर ऑफ मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन अ पीयर ग्रुप। इस समय क्या होता है, जो बच्चों के दोस्त होते हैं ये उनकी संगत में ज्यादा रहते हैं और अपने साथियों के बीच में, पीयर ग्रुप का मतलब एक ही एज ग्रुप के लोगों के बीच में बच्चे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए प्रयास करते हैं या आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। और इस उम्र में हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों की ज्यादा संगति में रहते हैं, दोस्तों की ज्यादा बातों में रहते हैं, दोस्तों से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। अब इसके बाद हम लेट एडोलसेंट एज, जो कि आपकी 70 to 90 ईयर है, 17 to 19 ईयर है, मतलब 17 से 19 साल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 17 से 19 साल के बच्चों में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ, लेट, जी मैडम बोलिए। जो अभी आपने बताया था ना मिडिल एडोलेसेंस का, जो 14 से 17 का, कि फ्रेंड्स के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, जी मैडम जी। तो लास्ट टाइम भी यही डिस्कशन हुआ था कि यही टाइम रहता है कि जब स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, वो पीयर प्रेशर में आके वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कि उनका कैलिबर है या नहीं है उतना उस चीज को अचीव करने का, वो कंफर्म नहीं रहता है, मतलब वो खुद भी नहीं जी जानते कि मैम। हम इतना अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट करेक्ट मैम। बिकॉज उनका फ्रेंड का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहता है कि वो सब्जेक्ट वो वाला ऑप्ट कर लेते हैं और पेरेंट्स से एक बार कंसल्ट भी नहीं करते बहुत से कि हमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। करेक्ट मैम, ऐसा होता है। बिल्कुल, इस एज के बच्चे अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा चक्कर में रहते हैं, एक तरीके से हम आम बोलचाल की भाषा में कहें, और अपने दोस्तों से बातचीत करके बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, किस फील्ड में जाना है, और अपनी बॉडी और लुक को लेकर भी काफ़ी एक तरीके से कॉन्शियस रहते हैं। तो ये समस्या है मैम, ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे भी गलत डिसीजन ले लेते हैं कई बार, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के बच्चे इस एज ग्रुप में होंगे तो वो समझते हैं इस तरीके की समस्याओं को। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट सभी के लिए उपयोगी है। ये और कहीं सब्जेक्ट हमारे। कहीं पेरेंट्स भी जैसे जो सेम एज ग्रुप में रहते हैं, तो उनके यस मैम। बच्चे अगर इसी एज ग्रुप में हैं तो वो भी कंपेयर करते हैं कि हमारे बच्चे ने साइंस प्लस मैथ्स लिया है, तो मतलब एक्स वाई जेड के बच्चे ने लिया है तो हमारे बच्चे को भी लेना चाहिए, उसे भी इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए। और इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, स्पेशली मिडिल एडोलेसेंस के बीच में। मतलब एक बार अर्ली एडोलेसेंस में तो फिर भी इतना नहीं होता है, बट मिडिल में करेक्ट मैम। सबसे ज्यादा होता है वो चीज। नो नो मैम, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू। बिल्कुल मैम, ऐसा होता है। और अभी मेरी बेटी भी क्या 12 साल की है, 12 ईयर की है, तो उसका भी ये पीरियड आने वाला है जल्दी, और हम लोग भी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे और गाइड कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम लेट एडोलसेंस की बात करेंगे, जो 17 to 19 ईयर होता है। A late adolescent is closer to adulthood and youngster develop a firm identity and more stable interest। अब जब हमारा छात्र, स्टूडेंट या चाइल्ड 17 से 19 साल के बीच में आता है तो ये क्या है, एक इसकी फर्म आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है अपने बारे में, और इसके जो इंटरेस्ट हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। माँ बाप को भी पता लग जाता है, गार्जियन को भी पता लग जाता है हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, और उसे भी खुद पता लग जाता है। इमोशनली स्टेबल हो जाता है जो चाइल्ड है, और उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप हो जाता है। इस उम्र का बच्चा अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वर्ड की हेल्प से, मतलब शब्दों की हेल्प से दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पाता है। इस उम्र का जो चाइल्ड है वो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है, और अपने तरीके से एक इंडिपेंडेंट वे में डिसीजन भी ले सकता है। तो ये आपके लेड एडोलसेंट के जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं
उनकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई एक तरीके से सेल्फ रियलेंट एंड टेक प्राइड ऑफ देयर वर्क। इस उम्र के जो चाइल्ड हैं वो अपने काम पर एक तरीके से गर्व भी महसूस कर पाते हैं और वो अपने जो थॉट्स हैं या रोल मॉडल्स हैं उसके बारे में भी एक इमेज बना लेते हैं। अब इसके बाद हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक टेबल है कि जो आपके चाइल्ड हैं उनका डेवलपमेंट एज के साथ किस तरीके से होता है। 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस से लेके 18 प्लस तक के जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं इनकी हाइट और इनका वेट क्या रहता है एक आइडियल कंडीशन में, एक सामान्यतया उसकी ये लिस्ट दी गई है। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये पढ़ना है भाई इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से स्टूडेंट्स में हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी चाइल्ड के लिए बहुत जरूरी है, तो उसकी हाइट और वेट लगभग क्या होनी चाहिए ये इस टेबल में दिया गया है। अब इसके बाद हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। नॉर्मल ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्लूड बोथ एन इंक्रीज इन साइज एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन। जो आपका ग्रोथ है उसको हमने दो तरीके से परिभाषित किया है। एक तो जो बॉडी की साइज है वो बढ़ती है, दूसरा जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो आती है। जब टाइमिंग एंड स्पीड, जो इसकी टाइमिंग और स्पीड है कभी कभी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाती है। मीन्स जो बच्चों के मैच्योर होने का समय है सेक्सुअली वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। इसकी कोई फिक्स एज नहीं है, लेकिन हाँ एक रेंज है कि इस एज से इस एज तक बच्चे डेवलप हो जाएंगे। बॉयज और गर्ल्स हैं वो अपने हाइट और वेट को अचीव कर लेते हैं और इसके बाद बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आने के कारण बच्चों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। वो स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं पाते कि उनमें ये क्या हो रहा है, किस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और उसमें एक कभी कभी बच्चों में इरिटेशन आ जाता है, कभी कभी बच्चे हार्मोनल चेंजेस होने के कारण बॉडी भी तुरंत एक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाती किसी भी चेंजेस को। तो जो हमारे गार्जियन हैं उनको इस एज में बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। होता क्या है इस एज में जो मेनली हार्मोन्स हैं जो सीक्रेट होते हैं हमारे साइड से, जो प्यूपिटरी ग्लैंड है वो एफएसएच हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और इस हार्मोन्स के सीक्रेशन के कारण क्या होते हैं, जो गर्ल्स और बॉयज हैं उनमें एक सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाती है। जो फीमेल्स हैं इनकी ओवरीज से एग का प्रोडक्शन होने लगता है और जो बॉयज हैं उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है। इसके बाद जो मेल्स हैं, मेल्स में किस तरीके से एडोलसेंट मींस जो मेल हैं उनमें किस तरीके के फिजिकल चेंजेस आते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। और वुमेन्स में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, जैसे हाइट वगैरह है बॉयज की वो 4 to 12 इंचज बढ़ती है। जो एज है प्योरिटी की वो 9.5 to 14 ईयर है। मैंने कहा कि ये फिक्स एज नहीं हो सकती है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम एज जो है 9.5 ईयर है, मतलब 9.5 साल है। और जो मैक्सिमम ईयर है एज है वो 14 ईयर है। तो ये रेंज हमें पता होनी चाहिए कि भाई 14 ईयर तक स्टूडेंट मतलब जो चाइल्ड है उसे सेक्सुअली मैच्योर होना है। क्या चेंजेस आते हैं ये यहाँ पर दिया गया है कि हमारे बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आवाज़ में किस तरीके से चेंजेस आते हैं ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हॉर्मोन्स में किस तरीके से चेंजेस आता है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और सेम चीज़ गर्ल्स के लिए बताई गई है कि गर्ल्स में भी क्या चेंजेस आता है, किस तरीके से उनके बॉडी ऑर्गन्स चेंज होते हैं। क्या एज है, जैसे गर्ल्स का जो एज है वो 8 to 13 ईयर है। जो हाइट है 2 to 10 इंचज बढ़ती है। कौन से ऑर्गन्स डेवलप्स होते हैं, क्या उनका एज है सही डेवलप होने का, ये सारा इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत आवश्यक है ये सारी चीज़ें जानना। फिजिकल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, लगभग किस एज में होते हैं, जैसे आर्म्स के नीचे बाल आ जाना और पीरियड्स वगैरह की स्टार्टिंग। इन सारी चीज़ों की एक एज है, जैसे यहाँ पे बताया गया 10 to 16.5 ईयर। तो एक एज है, इसका रेंज है, ये डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। तो पूरे फिजिकल चेंजेस दिए गए हैं कि फिजिकल बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, बॉयज में किस तरीके के चेंजेस आते हैं और गर्ल्स में भी किस तरीके के चेंजेस आते हैं। हम में से अधिकांश लोग इस फेज से गुजर चुके हैं एमए साइकोलॉजी के। तो इन सारे चेंजेस के बारे में हमें अवेयर होना है, क्योंकि टीन एजर्स जब इस तरीके के चेंजेस से गुजरते हैं
तो उनमें बहुत सारे भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं। प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअली हमें मैच्योर होना, बायोलॉजिकली हमें मैच्योर होना। तो क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। और इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो सेकंड टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं मेल्स और फीमेल्स में। इन टॉपिक्स में ये बताया गया है पिंपल्स वगैरह आते हैं कहाँ कहाँ, हेयर्स आते हैं, पीरियड्स की एज क्या है, और किस तरीके से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे, कॉग्निटिव चेंज की बात करेंगे कि कॉग्निटिव किस तरीके से चेंज होता है। कॉग्निटिव चेंजेस सेकेंड यूनिट है जो आपके ब्लॉक सेकेंड की, इसमें हम कॉग्निटिव चेंज के बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस में किस तरीके से कॉग्निटिव चेंज होता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप कि सबसे पहले कॉग्निटिव होता क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, एडोलसेंस इज द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। जो एडोलसेंस है वो क्या है, एक डेवलपमेंटल स्टेट है आपके बच्चे से एडल्ट बनने की, यानी जो आपका बचपना है और जब आप युवा होते हैं इसके बीच जो डेवलपमेंट है, दैट इज एडोलसेंस। करेक्ट। इट इज जनरली रिफर्ड टू द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम एज 12 टू एज 19। ये सामान्यतया 12 साल से लेकर 19 साल के बीच में होता है। अब इसके बाद हमें इस टॉपिक में जो सेकंड टॉपिक है हमें इसमें पढ़ना है कि इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स में, इस एज ग्रुप के छात्रों में किस तरीके का कॉग्निटिव चेंज आता है। कॉग्निटिव चेंज का मतलब क्या हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजनिंग। जो आपके बच्चे हैं उनमें जो सोचने की क्षमता है और जो समझने की क्षमता है, जो रीजनिंग करने की क्षमता है, it refers to how a person perceives things and gain understanding of his her own word। मीन्स कोई भी आपका छात्र है या कोई भी चिल्ड्रन है, वो किस तरीके से चीजों को परसीव करता है, किस तरीके से उसके बारे में सोचता है और किस तरीके से एक समझ विकसित करता है अपनी दुनिया के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, ये 12 से 19 साल के बीच इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य है कि ये किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से इनकी रीजनिंग होती है, किस तरीके से ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और किस तरीके से उसे सोचते समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो समस्याएं हैं वो एक तरीके से इसी एज ग्रुप के बच्चों के बीच ज़्यादा आती हैं। जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चे, ये किशोर अवस्था में रहते हैं, और जो माँ बाप हैं वो भी जिनके बच्चे किशोर अवस्था में हैं, 12 से 19 साल के बीच में हैं, वो मम्मी पापा भी ज्यादातर परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो हमारे टीनेजर्स हैं वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, किस तरीके से दुनिया से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। परसीव करने का मतलब ये है कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मीन्स जो हमारी आँख है, कान है, या जो हमारी त्वचा है, या जो हमारी गंध लेने की क्षमता है, जो हमारे सेंसेस हैं, उससे इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में जाती है, तो हम क्या है इस दुनिया की एक मेंटल इमेज बनाते हैं कि ये दुनिया क्या है, उसको बोलते हैं परसेप्शन। तो किस तरीके से जो किशोर हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, वो किस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं, किस तरीके से परसीव करने के बाद कैसे उनको सोचते हैं और कैसे एक समझ विकसित करते हैं, क्योंकि उनके सोचने का ढंग भी अलग होता है, उनके समझ विकसित करने का ढंग भी अलग होता है। तो मैंने देखा है जिन घरों में किशोर बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं,
उनके और मम्मी पापा के बीच कभी भी समन्वय आसानी से नहीं बन पाता, क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग है, उनके नॉलेज को एक्वायर करने का तरीका अलग है और मम्मी पापा का तरीका अलग है। तो ये टॉपिक बहुत आवश्यक है। द टर्म कॉग्निशन रेफर टू ऑल प्रोसेसेस बाय व्हिच सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड, रिड्यूस्ड, एलोबरेटेड, स्टोर, रिकवर्ड एंड यूज्ड। जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन से हमारा मतलब क्या है? कॉग्निशन के अंतर्गत सारी प्रोसेसेस आती हैं जिससे हमारा जो भी सेंसरी इनपुट है वो ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जैसे हमारी आईज है या हमारे ईयर हैं या जो हमारी स्किन है, हम आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सीधे सीधे हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं हो सकता। पहले उसे क्या है, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होगा और इसके बाद जो ये विद्युत संकेत हैं ये हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो क्या है? ट्रांसफॉर्म, कि सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होती है। इसके बाद रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब क्या है कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, जो भी सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारा माइंड स्टोर नहीं करता। इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड रिजेक्ट कर देता है और सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन को ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट स्टोर कर। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी आंखें देखती हैं या जो हमारे कान सुनते हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रखता है, बल्कि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से हटा देता है थोड़ी देर के बाद। तो हमने यहाँ पे टर्म जो है रिड्यूस्ड यूज किया। एलोबरेटेड, हमारा, हम कैसे किसी इंफॉर्मेशन को एलोबरेट करते हैं? भाई जैसे हमने आंखों से जो देखा, इसके बाद जो हमारे उस चीज के बारे में थॉट्स हैं, उससे हम कई बार उसका मतलब निकालते हैं। एलोबरेटेड, एलोबरेटेड मतलब चीजों को हम कैसे एलोबरेशन करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई हो छोटे में, तो उसी चीज को अलग तरीके से देखेगा, और किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई होगी तो उन चीजों को अलग तरीके से देखेगा। तो सिर्फ सेंसरी इनपुट आवश्यक नहीं है, आप कैसे चीजों को एलोबरेट करते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी पास्ट मेमोरीज क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी उसके आधार पर हम चीजों को एलोबरेटेड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कभी कोई मिठाई खाई होगी, अब उस मिठाई का हम चित्र देख लें तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले उसका स्वाद चखा हुआ है। लेकिन अगर हमने किसी मिठाई का स्वाद नहीं चखा हुआ है तो हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा, हम सिर्फ उसको देखेंगे। तो एलोबरेटेड करना मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस से हमारे विचारों के आधार पर हम चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। स्टोर, कैसे हम चीजों को स्टोर करते हैं, कैसे हम चीजों को रिकवर करते हैं और कैसे हम चीजों को स्टोर करते हैं। Cognitive psychology is a discipline with psychology that investigate the internal mental process of thoughts such as visual processing, memory, thinking, learning, feeling, problem solving and language। जो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, विषय है, इसमें पूरी की पूरी मेंटल प्रोसेसेस का हम अध्ययन करेंगे। यानी हमारा जो मस्तिष्क है किस तरीके से जो हम देखते हैं उसको प्रोसेस करता है। विजुअल प्रोसेसिंग का मतलब जो हम देखते हैं उसको कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे किसी चीज को स्टोर करता है, कैसे हमारा माइंड सोचता है, कैसे हमारा माइंड कोई चीज लर्न करता है, कैसे हमारा माइंड कोई चीज फील करता है, कैसे हमारा दिमाग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और कैसे हम लैंग्वेज को सीखते हैं या लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत सीखते हैं। कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे किसी चाइल्ड का होता है। अब हमें ये देखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट? अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से चाइल्ड फिजिकल डेवलप होता है, किस तरीके से चाइल्ड बायोलॉजिकल डेवलप होता है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है किसी किशोर में, किसी टीनेजर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि कैसे कोई चीजों को परसीव करता है, कैसे सोचता है, कैसे माइंड में मेमोरी में स्टोर करता है, कैसे विजुअल प्रोसेसिंग होती है, और किस तरीके से हमारा माइंड किसी चीज को फील करता है और कैसे हम समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो किशोर हैं उनमें किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजनिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स
एक एबिलिटी डेवलप होना सोचने की और रीजनिंग की। रीजनिंग मतलब एक तरीके से तर्क करना, सोचने और तर्क करने की क्षमता डेवलप होना। इट रिफर्स टू हाउ अ पर्सन परसीव, थिंक एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज हर ओन वर्ड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मतलब हमारा क्या है कि कैसे कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, कैसे सोचता है और कैसे एक समझ विकसित करता है अपने वर्ल्ड के, अपने आसपास के संसार के बारे में। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड रीजनिंग। सोचने की और रीजनिंग करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हमें बताता है कि कैसे हम, कोई व्यक्ति है वो किसी इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, कैसे सोचता है और कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है अपने आसपास की दुनिया की। अब इसके बाद बात आती है adolescent makes the beginning development is more complex thinking process called as formal logical operations। abstract thinking, जो इस एज में टीनेजर्स हैं, इनमें के ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में सक्षम होते हैं। एबिलिटी टू रीजन फ्रॉम नॉन प्रिंसिपल्स, अगर कोई सिद्धांत उन्हें पता है तो उससे रीजनिंग कर सकते हैं। एंड एबिलिटी टू कंसीडर मेनी पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू वेरिंग क्राइटेरिया, किसी भी एक चीज को देखने के कई दृष्टिकोण, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाते हैं चाइल्ड में। इस उम्र के जो चाइल्ड होते हैं उनमें किसी चीज को देखने की बहुत सारे व्यू पॉइंट डेवलप हो जाते हैं, यानी एक ही चीज को कई से देख सकते हैं। डेवलप ऑफ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब इसके बाद हम बात करें कि अर्ली एडोलसेंस, यानी जो हमारी एज है 12 टू 14 ईयर, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या उनके विषय रहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। जैसे कोई बच्चा है 12 से लेकर 14 साल का है, तो क्या किस तरीके की चीजों, क्या उसका विचार होगा, मतलब क्या सोचता है वो बच्चा, क्या सोचता है 12 से 14 साल का। व्हिच स्पोर्ट्स आर बेटर टू प्ले, कौन सा खेल खेलना ज्यादा अच्छा है। व्हिच ग्रुप्स आर बेटर टू इंक्लूडेड इन, मीन्स अगर बच्चों के बहुत सारे समूह हों, बहुत सारे ग्रुप हों, तो हमें किस ग्रुप में शामिल होना चाहिए, ये बच्चा सोचता है, इस तरीके से रीजनिंग करता है। आपका जो 12 से लेकर 14 साल का बच्चा है वो क्या सोचेगा, हमें कौन सा खेल खेलना चाहिए, हमें किस ग्रुप में शामिल होना चाहिए। व्हाट पर्सनल एक्सपीरियंस आर डिजायरेबल और अट्रैक्टिव, क्या पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस है क्या अट्रैक्ट करेगा, मतलब कौन सा एक्सपीरियंस ज्यादा अट्रैक्टिव है। व्हाट पेरेंटल रूल शुड बी चेंज्ड, मम्मी पापा को कौन से रूल्स चेंज कर देने चाहिए। ये 12 से लेकर 14 साल का बच्चा सोचता है। अब इसके बाद हम मिडिल एडोलसेंट में आए, यानी 14 टू 17 ईयर का जो चाइल्ड है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या सोचता है वो, किन चीजों को सोचना चाहता है। दे ऑफ्टन क्वेश्चंस मोर एक्सटेंसिवली, they often analyze more extensively, they think about and begin to form their own code of ethics। अब जो आपका 14 से लेकर 17 साल का बच्चा है, व्हाट डू आई थिंक इज राइट, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। ये 12 से लेकर जो आपका 12 टू 17, 14 टू 17 ईयर के जो चाइल्ड हैं मिडिल एडोलसेंट में, 14 से लेकर 17 साल के बच्चे हैं, ये इनके सोचने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। खुद सोचते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ये सबने अपने घरों में महसूस किया होगा कि 14 से लेकर 17 साल के बच्चे सोचते हैं कि भाई हमने अपने खुद के कोड ऑफ एथिक्स बना लिए, यानी ये सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। दे थिंक अबाउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड बिगिन टू डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी, हु आई एम। 14 से लेकर 17 साल का बच्चा ये सोचता है कि भाई कौन कौन सी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं और किस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करें। ये सामान्य जीवन की बात है। आप किसी भी 14 से लेकर 17 साल के टीनेजर से मिलेंगे तो ये अपनी खुद की एक आइडेंटिटी डेवलप कर रहा होगा कि भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो सही है।
और इस तरीके से हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं। दे थिंक अबाउट एंड बिगिन। जी मैडम। इसको अगर हम अपना टाइम भी याद करेंगे तो हमें अपना जी भी मैडम। याद आएगा कि हम भी ऐसे ही सोचते थे और यही सब चीजें हमारी भी थॉट प्रोसेस होती थी। मैम बिल्कुल 100% ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसे ही था। उस समय क्या है, एक एग्रेसिव एटीट्यूड भी रहता है, मम्मी पापा का अपोज भी हम तभी स्टार्ट करते हैं ज्यादातर 14 से लेकर 17 साल में। तो निश्चित ही समय था, और आजकल के बच्चे भी 2 कदम आगे ही हैं जिस समय हम थे, खुल के बोल देते हैं सारी चीजें। तो फिर ये वो तो बहुत जरूरी। 21st सेंचुरी का असर तो आएगा ना। जी। बच्चे और ज्यादा आगे हैं, मतलब उन्हें कोई ज्यादा हेजिटेशन भी नहीं है। और एक्चुअल क्या है, जो मम्मी पापा हैं उनके पास भी एक एक दो दो बच्चे हैं, तो बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करते रहते हैं। तो बच्चों के अंदर ये चीजें ज्यादा डेवलप हुई हैं। हम लोग क्या है, 4 भाई बहन थे एक समय। तो मम्मी पापा से थोड़ा डर भी लगता था और बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते थे। लेकिन आजकल तो बच्चे खुल के बोल रहे हैं। जी मैडम। दे थिंक अबाउट एंड बिगिन सो सिस्टमेटिकली कंसीडर पॉसिबल फ्यूचर गोल्स। वो एक सिस्टमेटिक वे में सोचने लगते हैं कि हमारे फ्यूचर के गोल्स क्या हो सकते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। वो अपने खुद के प्लान बनाने लगते हैं। दे थिंक अबाउट टू बिगिन टू मेक देयर ओन प्लान्स। अपनी खुद की योजनाएं बनाने लगते हैं, जैसे कुछ नहीं तो दोस्तों के साथ पिकनिक ही जाने की, या सिनेमा जाने की, या फिल्म देखने की। इस तरीके से एक योजना बनाने लगते हैं, छोटी छोटी प्लानिंग करने लगते हैं। दे बिगिन टू थिंक ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी सोचने लगते हैं 14 से 17 साल के बच्चे। द यूज ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग बिगिन टू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप। और लॉन्ग टर्म में भी सोचने लगते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हैं। 14 to 7 ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो चाइल्ड हैं, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हैं। अब इसके बाद लेट एडोलसेंट की बात करें, 14 to 17 ईयर, 14 से लेकर 17 साल की बात हो रही, नहीं 17 से लेकर 19 साल की। लेट एडोलसेंट 17 to 19 ईयर, यानी एक तरीके से बच्चे लगभग युवा होने की कगार पे आ जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं दे स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट ग्लोबल कॉन्सेप्ट जस्ट एज जस्टिस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड पार्टीसिज्म। जो ये बच्चे होते हैं आपके 17 से लेकर 19 साल तक के, ये इस तरीके से सोचने लगते हैं भाई सही क्या है, गलत क्या है, यानी जस्टिस क्या है, न्याय क्या है। हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि हो चुका है, इतिहास ये है। जैसे भारत पाकिस्तान की बात करेंगे तो इतिहास हमारा ये है भाई, इस तरीके से पार्टीशन हुआ था, तमाम चीजें। उन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और किसी पार्टी की तरफ भी झुकाव हो जाता है। जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे तो किसी ना किसी विचारधारा की तरफ भी उनका झुकाव दिखने लगता है। दे ऑफ्टन डेवलप आइडियलिस्टिक व्यू ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और कंसर्न। कभी कभी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर या कंसर्न पर वो एक आइडियलिस्टिक व्यू रखते हैं कि ये चीज ऐसी होनी सोचने लगते हैं। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारे टीनेजर्स हैं,
जो 12 से लेके 90 ईयर तक के जो हमारे चाइल्ड हैं वो किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके सोचने का पैटर्न, कॉग्निटिव में क्या डेवलपमेंट होता है, ये हमने यहाँ पर जाना। अगर कोई और अपने आइडियाज शेयर करना चाहे इस बारे में तो कर सकता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। आप लोग अपने आइडियाज शेयर करिए। और क्या है कि जो ये विषय है ये तो ऐसा विषय है कि हम आसपास देखते ही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे 12 to 19 ईयर के हों, या हो सकता है कोई खुद ही 19 ईयर के आसपास हो एमए साइकोलॉजी में, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन आसपास के 19 लोग ईयर्स इस। का तो कोई भी नहीं होगा आई गेस, मतलब जी 25 प्लस ही होंगे जहां तक मुझे लगता है सभी। जी। तो इस एज ग्रुप से सारे लोग गुजर चुके हैं। तो आप लोग भी या तो मतलब सपोर्ट में बोलें या अगेंस्ट में बोलें, या आपने ग्रुप की है और इस तरीके से सोचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, भतीजे रहते हैं, भांजे रहते हैं, आसपास के परिवेश में बहुत से लोग रहते हैं जो इस एज ग्रुप के हैं, और उनको हमें एनालिसिस करना है। अब क्योंकि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अगर हम जितना एनालिसिस करेंगे उतना हमारा बढ़िया होगा। सबसे ज्यादा चेंज अगर आया है, अगर हम इन जी जनरल भी देखें, तो जब से जी टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है जी उतना ज्यादा चेंज देखा है। मतलब आज से जी अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो इतना जी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज्यादा स्मार्टफोन्स नहीं थे अवेलेबल सभी के पास में। जी जी बिल्कुल। अभी कोविड के बाद से भी देखा जाए तो सभी के पास, मतलब एक 12 और 13 ईयर्स का एज ग्रुप का भी होगा कोई तो उसका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर। कि जो बच्चे हैं वो कभी गार्डन में टहलते नहीं मिलेंगे एक दूसरे के आगे नहीं देखता, वो अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। कई बार जैसे हम ट्रेन से सफर करेंगे तो हम देखते हैं कोई यात्री चढ़ा, वो मोबाइल के अलावा उसने कहीं देखा ही नहीं ट्रेन में, या तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है मैम। जैसे कल यहाँ पे उज्जैन में कार्यक्रम था, बहुत बड़ा हाँ, शिवरात्रि पे, तो कल अब जैसे काफी लाइन था, में न्यूज़पेपर में भी आया है पूरा उस चीज के बारे में जी। कि उज्जैन में बहुत ज्यादा था। तो मैं लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं हो रहे थे, लोग क्या है कि कंटिन्यू मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं या मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, तो आसपास के एनवायरनमेंट से लोग पूरी तरीके से कट चुके हैं। हाँ, बल्कि यही मोबाइल चीज, इनफैक्ट यही चीज मेरी मदर से भी मेरा डिस्कशन हुआ था जी कि मतलब बीइंग अ टीचर मुझे भी कंप्लेंट मिलती है पेरेंट्स की कि मैम ये तो फोन बहुत ज्यादा चलाने लग गए हैं। मेरी मम्मी से भी यही बात हुई थी, तो उनका कहना भी जी। यही है, पहले हमने मोबाइल को चलाया, मोबाइल हमें चला रहा है, ये हाँ सिचुएशन मैम हो गई बिल्कुल है। ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है। अब आज की डेट में क्या है, कई लोग साइकोलॉजिकल इतने हैप्चुअल हो गए कि वो मोबाइल में कुछ भी नहीं करेंगे तो भी मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई मैसेज ही किसी को कर रहा है, वो स्क्रॉल करते रहेंगे, फेसबुक को स्क्रॉल करते रहेंगे, और इसमें घंटों का समय व्यतीत कर देंगे। तो ये भी एक समस्या है, ये और एक बहुत काफी बड़ी अच्छा टॉपिक समस्या है। हो सकता है रिसर्च का, अगर कोई लेना चाहे तो। जी नहीं नहीं बिल्कुल। साइकोलॉजी में तो मैम हर चीज बहुत रिसर्च का टॉपिक है, और मैंने अभी सिर्फ 2 ही दिन इसको पढ़ा। मेरी फ्राइडेज को आपसे चर्चा हुई थी, उसी दिन मुझे टॉपिक असाइन हुआ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना समझा पाऊँ। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे आते हैं मैम। ये बहुत अच्छा मॉडल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। ये हमें बताता है कि हमारा माइंड किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, किस तरीके से किसी मेमोरी में उसको स्टोर करता है। ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। इंफॉर्मेशन इसमें क्या है कि जो हमारा सेंसेस हैं, यानी जो हमारी आँख है या जो हमारे कान हैं, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, और किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होती है। इस मॉडल में हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा ये मॉडल है इसको हमने एक तरीके से कंप्यूटर से कंपेयर किया हुआ है कि कंप्यूटर भी किस तरीके से चीजों को स्टोर करता है, क्या हमारा माइंड भी उसी तरीके से स्टोर कर, कुछ जैसे कंप्यूटर स्टोर करता है वैसे हमारा माइंड भी स्टोर करता है। और इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है,
वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, सेंसरी रजिस्टर क्या है। तो देखिए जो भी चीजें हम देखते हैं, चाहे वो हम आंखों से देखें या कान से सुने, सेंसरी रजिस्टर का मतलब जो हमारे पास पांच सेंसेस हैं, एक हमारी आईज है, ईयर है, और जो हमारी त्वचा है जिससे हम फील करते हैं किसी चीज को, या जो टंग है, इससे जो भी हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है ये सबसे पहले वर्किंग मेमोरी में जाती है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ये सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद अगर वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। अगर वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए उपयोगी है, और वो बार बार हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के बाद वो इंफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगी। अगर वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कई बार वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही रिजेक्ट हो जाएगी। इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जैसे ऑफिस में एक एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव के पास दिन में बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे फोन नंबर आते हैं, बहुत सारे एड्रेस आते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं, और बहुत सारे कागज भी उसके पास आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तो फाइलों में रख देता है, और जो ऐसी चीजें हैं जिन्हें दोबारा यूज नहीं हो, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सबकी सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी, लेकिन हर मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। बहुत सी मेमोरी रिजेक्ट हो जाएगी, वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब एक तरीके से डस्टबिन में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये मॉडल दिखाया गया है एरो के साइन से, कि जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले सेंसरी रजिस्टर में आएगी, और इसके बाद किसी चीज को याद रखना। नहीं, जो लाभप्रद चीजें हैं वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी सर, ऐसा नहीं है। जो चीजें क्या है कि किसी भी तरीके से हमसे इमोशनली अटैच होती हैं, देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का फॉर्मूला क्या है, जो हमारा माइंड हाँ है अगर किसी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, इंपॉर्टेंट कब समझता हाँ है, जब हम हाँ किसी चीजों से बार बार जुड़ते हैं तो उस चीज को इंपॉर्टेंट हाँ। समझने लगता है। जो माइंड है किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब भेजता है यदि उसको इंपॉर्टेंट समझे, यानी वो चीजें बार बार हो रही हैं तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगा। जैसे हम किसी सड़क से बार बार गुजरे हैं तो वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। किसी व्यक्ति से हम बार बार मिलें तो वो व्यक्ति हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। दूसरा क्या है कि स्टडी अगर हम, जी सर, लॉन्ग टर्म स्टडी मेमोरी में करते जाने का समय। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इमोशनल हाइट पर कोई चीज करें, जैसे अगर हमें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगा तो भी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, भले वो थोड़ी देर के लिए हमें मिले। तो इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए। एक तो रिपीटेशंस, दूसरा इमोशंस। अगर इमोशनल हाइट में जैसे कोई व्यक्ति है आपके दुख में मदद कर दे, अननोन, तो भी वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी इसके सर लिए जैसे अपन स्टडी कर रहे हैं मान के चलो, तो स्टडी को जी भी अपन लॉन्ग टर्म मेमोरी में समझ के करते हैं, जी और याद करने के बाद भी हम लोग एक दिन याद भी रहता है, और थोड़ा सा यदि जी गैप हो गया उसके अंदर 2 दिन का 3 दिन का, तो फिर वो जी मतलब वो गायब हो जाता है, जी या कम हो जाता है, या कम कुछ कुछ चीजें याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। तो जी ये फार्मूला कहाँ चुकता है अपना?
जी सर क्या है कि किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के दो तरीके हो सकते हैं मोटे मोटे। एक तो हम किसी हम्म चीज का रिपीटेशंस करें, यानी जैसे हम बोलते हैं हम्म रट्टा लगाना, हम रट्टा लगाएं हम्म तो वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। दूसरा क्या है, अगर हम किसी चीज से जुड़ाव महसूस करके यानी इमोशंस के साथ किसी चीज से जुड़े तो लॉन्ग टर्म हम्म मेमोरी में चली जाती है। इमोशंस का मतलब क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दूं और आप इस सब्जेक्ट से अटैच हो जाओ, आप इसे हम्म जनरल लाइफ का कोई एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए कि चीजें कैसे लॉन्ग टर्म हम्म मेमोरी में जाती हैं, मतलब एक हम्म, इंटरेस्ट से आप समझें, यानी इमोशंस के अच्छा साथ समझें, अच्छे या बुरे इमोशंस के साथ, तो वो चीज लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का एक फॉर्मूला और है, अगर हाँ आप मेरी बात से लॉजिकल सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी हाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप उस बात हाँ से लॉजिकली सेटिस्फाई होंगे तो भी आपके लॉजिकल माइंड मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज चली जाएगी। हाँ। इसके तो अलावा आप भी कुछ टेक्निक्स हैं। तो आप स्टडी के लिए कुछ फार्मूला बताइए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी भेजने के लिए अपन क्या करें, जी कैसा करें कि अपने को जी याद भी रहे और जल्दी भूले नहीं, एग्जाम तक तो कम से कम नहीं भूले। हाँ, आप इसको सामान्य जीवन से रिलेट कर दीजिए। सर आप हाँ जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, इनको अपने हम्म आसपास के परिवेश से रिलेट करके इनसे हम्म, इमोशनली अटैच हो जाइए। अच्छा मतलब जैसे हो सकता है कि आपकी भतीजी हो, वो इस एज से गुजर रही हो, और आप देखो कि हम्म हाँ जो मैंने किताब में पढ़ा वो चीज तो मैंने मुझे इस लड़की में दिख रही है तो अब हम्म आपको वो चीज हम्म, नहीं भूलेगी अच्छा अच्छा ठीक है। भाई जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, मान लो आपके भतीजा छोटा है या भांजी छोटी है, तो आप जो हम्म किताब में पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो देखें, क्योंकि अब इतने आप पुराना रिकॉल करना कभी कभी मुश्किल होता है, हम भूल जाते हैं हमारे बचपन में क्या हम्म हुआ। तो आप आसपास के हम्म लोगों पर अध्ययन करें कि जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, हाँ ये चीज तो है भाई, जो 17 से 19 साल के बच्चे हैं बहुत ज्यादा अपने अपीयरेंस को लेके, अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके बहुत अवेयर होते हैं, तो आपको लगेगा ये किताबों में जो लिखा है वास्तव में दुनिया में हो रहा है। तो साइकोलॉजी हम्म, को हम इस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सकते हैं। हाँ जो कुल मिला बोरिंग के हर सब्जेक्ट है, जो हाँ बोरिंग है, जिसमें आपको हाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसके लिए हाँ, रिपीटेशन एक तरीका हो सकता है। आपको अच्छा अच्छा। कुल मिला के 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए अपने ऑब्जेक्ट पे, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी भेजने के लिए। उसमें बिल्कुल कम जरूरी है जरा सर। है ना, जरा से भी कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उतना कम हो जाएगा। जी एग्री विद यू सर, बिल्कुल 100%, हम्म बिल्कुल एग्री। और हम्म हमारा कंसंट्रेशन तभी होगा जब हमें इंटरेस्ट आएगा, सही है। तो हम उसको इंटरेस्ट से अगर जोड़ दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो ये मॉडल था ठीक है सर। इन्फॉर्मेशन थ्योरी का जो हमें बताता था कि कैसे कोई चीज़ हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, कैसे कोई चीज़ हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, और किस तरीके से लॉन्ग टर्म हमें जो चीज़ें रिकॉल होती हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 7 चीज़ें रह सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम परसीव तो करते हैं, लेकिन उन्हें हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी नहीं ले पाते। मतलब हमारा माइंड क्या है, उसको परसीव नहीं कर पाता। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो तो उसे देखते हैं, लेकिन हमारा माइंड उसे परसीव नहीं कर पाता, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा 7 चीजें रह सकती हैं एट ए टाइम। तो कई बार क्या होता है कि जब तक हम पूरा अटेंशन नहीं देंगे, कॉन्शियस होके किसी चीज को नहीं देखेंगे, हमें चीजें हम्म, नहीं दिखेंगी। ऐसा भी हो जाता है। जैसे मैं सर एक आपको एक प्रश्न उदाहरण और दूं है। कि अगर मैं किसी बायोलॉजी के प्रोफेसर को, बॉटनी के हम्म प्रोफेसर को, जूलॉजी के प्रोफेसर्स को एक साथ किसी हम्म गार्डन में भेज दूं, तो जो हम्म बॉटनी का प्रोफेसर है वो 10 तरीके के पौधों की जानकारी लेके आ जाएगा, और जो जूलॉजी का हम्म, प्रोफेसर है वो 10 तरीके की चिड़ियों की प्रजातियों की जानकारी लेके आ जाएगा। बराबर। कारण क्या है कि जो जूलॉजी का प्रोफेसर है उसने कहाँ पे ध्यान दिया, हम्म छोटे छोटे प्रजातियों पे, कीड़े मकोड़ों की हम्म प्रजातियों पे, चिड़ियों की प्रजातियों में। और जो बॉटनी का हम्म प्रोफेसर है वो किस पे ध्यान देगा, पेड़ पौधों की प्रजातियों पे ध्यान देगा। अगर हम्म उसी गार्डन में मैंने किसी आयुर्वेद के मर्मज्ञ को भेज दिया, तो बहुत सारे ऐसे हम्म पौधों की जानकारी निकाल लाएगा जिससे हम ठीक हो सकते हैं। तो हम्म डिपेंड करता है, जब तक हम कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम्म हमारे सेंसेस तो उन चीजों को देखेंगे, लेकिन वो चीज हमारी वर्किंग मेमोरी में भी नहीं आएगी। हम्म। है सर ना? जैसे और कॉन्शियस वर्किंग माइंड। मेमोरी में कोई चीज बार बार आएगी तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, या हम किसी चीज को इमोशनली अटैच होंगे तो भी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी।
और जो भी हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कैसे करते हैं, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव नहीं करते। मींस जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम कभी किसी का फोन नंबर याद करते हैं सर, हमें याद नहीं आता, या किसी व्यक्ति का नाम हमें कभी याद नहीं आता, और हमें कहते हैं नहीं उसका नाम तो हमें याद है लेकिन अभी सडनली याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो है लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं आ रहा। याद नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं आ रहा। तो इंफॉर्मेशन रिट्राइव भी कैसे होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, और इसके बाद हम उसे कॉन्शियसली रिट्राइव कर पाते हैं। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जैसे तीनों जो प्रकार है ना। जी जी, तो कभी कभी बोलते हैं हम कि यार ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई बात, या बोलते हैं कि ये अनकॉन्शियस होके काम कर रहा है। कोई बोले कॉन्शियसली करो तो अच्छे से हो जाएगा, और सबकॉन्शियस में चले जाना। ये तीनों चीजें जरा थोड़ा सा समझा तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल सर, वो एक अलग टॉपिक हो गया, सबकॉन्शियस माइंड और जो कॉन्शियस माइंड है वो एक अलग टॉपिक हो गया, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो काफी बड़ा टॉपिक है। चलो आप आगे बढ़ो, आप कैसे करो, है ना। ठीक है, ठीक ओके। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में कि आइडेंटिटी और सेल्फ स्टीम क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर अपना माइक बंद कर लीजिए, संजय सर माइक बंद कर लीजिए। ये इंफॉर्मेशन थ्योरी का मॉडल हमने समझा। अब इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटी क्या है और सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और सेल्फ स्टीम क्या है। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे टीनेजर्स हैं उसमें उनमें एक आइडेंटिटी को लेकर प्रॉब्लम रहती है, एक सेल्फ अपने बारे में क्या समझ उनकी विकसित हुई है उसके बारे में समस्या रहती है, और सेल्फ स्टीम हम में से सभी लोग कहते हैं भाई आपके अंदर सेल्फ स्टीम होनी चाहिए। तो सेल्फ स्टीम क्या है, इन तीन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एडोलसेंस इज नोन टू बी पीरियड ऑफ एक्सप्लोरली सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ एवेल्यूएशन। जो आपका एडोलसेंस है वो किस चीज का समय है, सेल्फ एनालिसिस करने का और सेल्फ एवेल्यूएट करने का, यानी खुद को एवेल्यूएट करने का और खुद के एनालिसिस का समय है। आइडियली सर्कुमिनेटिंग टू एस्टेब्लिश द कोहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ और आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी को समझने का समय है। तो यहाँ पे हम तीन चीजों को देखेंगे, और इस समय क्या है, जो भी चाइल्ड है आपका वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित रहता है कुछ चीजों से, जैसे वो अपने साथ के बच्चों से प्रभावित रहता है, पेरेंट्स से प्रभावित रहता है, नाइबर पड़ोसियों से प्रभावित रहता है, ये सारी चीजें हैं। तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करें कि आइडेंटिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कुछ टेक्निकल शब्दों में एज इट इज हम जाने। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो मुझे पसंद आई, मैं आपके सामने रख रहा हूँ आइडेंटिटी। Identity is a new way of thinking about oneself that emerges during adolescence. Identity involves a sense of self-unity accompanied by feeling that self has continuity over time. जो आइडेंटिटी क्या है कि एक तरीका है अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में समझने का कि मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी का मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, क्या मुझ में यूनिकनेस है, कैसे मैं दूसरों से सेपरेट हूं। ये सारी चीजें क्या आती हैं, आइडेंटिटी के अंतर्गत आती हैं कि मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, मुझ में क्या वीकनेसेस हैं, मैं कैसे यूनिक हूं दूसरों से, मैं कैसे सेपरेट हूं दूसरों से। दिस इज नॉन एज आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू इरेक्शन साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, आइडेंटिटी मस्ट बी परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड परफॉर्म्ड बाय अदर। तो जो आइडेंटिटी है ये खुद के द्वारा परसीव होनी चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर पॉलमी सरकार रेज्ड हर हैंड। हाँ ठीक है ना मैम। जी मैम, जी मैडम, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
हेलो। जी सरकार मैडम बोलिए जी। हाँ, मैंने अच्छा ये गलती से मेरा हाथ ये रेज हैंड वाला गलती से दब गया है, वो मैं नहीं करना चाह रही थी, सॉरी सॉरी। है ना, मतलब आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, वो गलती से वो दब गया था मेरा। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। सक्सेना सर। ये मॉडल है, ये कह रहा है कि जो आपकी आइडेंटिटी है मस्ट बी परसीव्ड बाय इंडिविजुअल बट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड कंफर्म्ड बाय अदर्स। जो आइडेंटिटी है वो खुद के द्वारा परसीव्ड होनी चाहिए, लेकिन ये दूसरों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और कंफर्म्ड भी होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, तो उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी बना ली, या कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, उसने खुद की आइडेंटिटी बना ली, लेकिन इस दूसरों के द्वारा कंफर्म्ड भी होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए। यानी दूसरे भी समझें कि आप अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हो और दूसरे भी आपको रिकॉग्नाइज करें, तो उसी को हम आइडेंटिटी बोलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग बाग गलत फहमी में अपनी कुछ की कुछ आइडेंटिटी बनाए रहते हैं, उसको हम आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। इसमें दो शब्दों को इन्होंने जोड़ा है कि व्हाट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड कंफर्म्ड बाय अदर। Thus, the process of establish an identity involve integrating into a coherence holds one's past experience, ongoing personal changes, and society demands and expectations for one future। जो आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किस तरीके से स्टेब्लिश होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कि अपने खुद के जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उस आइडेंटिटी के बारे में, हमारे जो ऑनगोइंग पर्सनल चेंजेस हैं, जो सोसाइटी की डिमांड है और एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर को लेकर के, इनसे लेके हमारी आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड मे बी इंक्लूड फिजिकल, सेक्सुअल आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशनल गोल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। अब जो आइडेंटिटी है इसके बारे में कहा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल है, यानी एक ही डायमेंशन नहीं है इसका, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। जैसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपका क्या है, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, आपका ऑक्यूपेशनल गोल क्या है, मतलब आप किस व्यवसाय में हैं, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, आपके क्या धार्मिक विश्वास है, और क्या आपका बैकग्राउंड है, इथिक बैकग्राउंड है। इन सारी चीजों से मिलके आइडेंटिटी बनती है। तो हम सामान्य जीवन में भी बात करें कि भाई आइडेंटिटी कैसे बनेगी किसी की, मतलब पहचान कैसे बनेगी, या तो उसकी फिजिकल और सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, वो व्यक्ति करता क्या है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो ठीक है, दूर से देखते हैं भाई हेल्थ हाइट अच्छी है, ये आपका फिजिकल हो गया। और आपका ऑक्यूपेशनल गोल क्या है, मतलब आप किस व्यवसाय से हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, कि आप एसडीएम है, कि प्रशासनिक सेवा में है, कि प्रोफेसर हैं, ये आपका ऑक्यूपेशनल हो गया। आपके रिलीजियस बिलीफ क्या है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और आपका इथिक बैकग्राउंड क्या है। इन सारी चीजों से मिलकर एक आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी डेवलपमेंट बिगिंस विद चिल्ड्रन अवेयरनेस दैट दे आर सेपरेट एंड यूनिक इंडिविजुअल्स। अब आइडेंटिटी बनना प्रारंभ कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है। एक्चुअल आइडेंटिटी बनना तो जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब से भी कुछ हद तक शुरू हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, उनमें आइडेंटिटी का भाव पहली बार कब आता है, जब चिल्ड्रन इस बारे में अवेयर होता है कि वो सेपरेट है और यूनिक इंडिविजुअल है, यानी वह दूसरों से अलग है और यूनिक है। यूनिक मतलब यूनिक मतलब एक तरीके से उनमें खुद का एक सेट ऑफ स्ट्रेंथ है, सेट ऑफ वीकनेसेस हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो उन्हें यूनिक बनाता है। वैसे तो सारे लोग यूनिक ही होते हैं दुनिया में, लेकिन ठीक है, यूनिक का मतलब आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या वीकनेसेस हैं, आप में क्या क्वालिटीज हैं, आप दूसरों से अलग कैसे हैं। यहाँ से हमारी आइडेंटिटी बनना स्टार्ट होती है। और किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं जब आइडेंटिटी बनती है किसी बच्चे की, तो जैसे वो मी का प्रयोग करेगा, आई का प्रयोग करेगा, माइन का प्रयोग करेगा, तो ये यहाँ से आइडेंटिटी बननी चालू हो जाती है। अब जैसे क्या बोले, आई हैव ब्राउन आइज, तो क्या बता रहा है, वो अपनी एक तरीके की आइडेंटिटी बता रहा है कि मैं दूसरों से डिफरेंट कैसे हूँ, मेरे पास ब्राउन आइज है और मैं दूसरों से डिफरेंट हो गया। यहाँ से एक आइडेंटिटी बनना चालू हो गई। जब बच्चा मी का प्रयोग करता है, आई का प्रयोग करता है, या माइंड का प्रयोग करता है, तो एक प्रक्रिया चालू हो जाती है आइडेंटिटी बनने की। जब बहुत छोटा बच्चा रहता है तो कई बार उसमें आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो मेरा तेरा आता है, तो यहाँ से आइडेंटिटी बनती है। आई लाइक टू राइड माई बाइक, जैसे मैं अपनी बाइक को चलाना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे आई वर्ड आ गया। आई कैन सिंग इट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे आई वर्ड का यूज हुआ। आई लव माई डॉग,
तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है, आई एम बेस्ट फील्डर ऑन माई टीम। अब यहाँ पे आई के साथ ये प्राउड का भाव भी आ गया, तो ऐसे धीरे धीरे ये आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने की जो प्रक्रिया है उसे बताया गया है कि आइडेंटिटी कैसे बनती है। जो मार्किया मॉडल है उसने आइडेंटिटी के लिए 4 ऑप्शंस लिखे हैं। पहला है आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स, अ वोकेशनल डायरेक्शन, अ वेल डेवलप्ड आइडेंटिटी गिव्स अ सेंस ऑफ वंस स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंडिविजुअल यूनिकनेस। किसी की आइडेंटिटी के लिए क्या होनी चाहिए, एक तो आपकी सेट ऑफ स्ट्रेंथ, सेट ऑफ वीकनेसेस और इंडिविजुअल यूनिकनेस क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी बताती है। आपका जो आइडेंटिटी है उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व है, जैसे आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, आपके आइडियल्स क्या हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। अब इसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स इज ए नेचुरल वन। एरिक एरिक्सन वाज द फर्स्ट मेजर साइकोलॉजिस्ट थ्योरेटिकल टू डेवलप द नेशन ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। अब इसके बाद आइडेंटिटी के बाद हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, all the earlier crystallization of identity formed during childhood come into the question during adolescence with overwhelming combination of physical change, increasing sex drive, expanded mental abilities, and increasing confronting social demands to develop a sense of identity amidst the confusion. Erect status to identify youth and crisis adolescent need to try the variety of roles and must often extreme before settling a consider course. अब आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है टीनेजर्स में। कई बार व्यक्ति एक एज निकलने के बाद भी नहीं समझ पाता कि उसे किस प्रोफेशन में जाना है, उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, या दूसरों से वो कैसे यूनिक है और दूसरों से कैसे सेपरेट है। तो इस चीज को हमने बोला है कि आइडेंटिटी क्राइसिस। वो समझ नहीं पा रहा वो क्या है। कई बार क्या है कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में निर्धारित नहीं कर पाते। आपका व्यक्तित्व कैसा हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो, आपको लोग कैसे जाने, कैसे पहचाने, ये आप इसमें जब कंफ्यूज रहते हैं, एक आम बोलचाल की भाषा में बोले तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस को हम टेक्निकली डिफाइन करें, आर यू अनश्योर ऑफ योर रोल इन लाइफ। आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या आप इसको लेके श्योर नहीं है। अगर आप श्योर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है। डू यू फील लाइक यू डोंट नो द रियल यू। क्या आप नहीं समझ पाते हो कि आप क्या हो, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो कि आप क्या हो, कंफ्यूज रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है। इफ यू आंसर एज टू प्रीवियस क्वेश्चन यू मे बी एक्सपीरियंसिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ये भी किशोर अवस्था में या टीनेजर्स में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें दूर करना है। बहुत सारे बच्चों में क्या है कि आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है। इस सब्जेक्टिव सेंस ऑफ वेल एज ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ऑफ पर्सनल सेमनेस एंड कंटिन्यूटी paired with some belief in sameness and continuity of same shared word image. James Mirica refined the extended erection word in Mirica models. Identity involves the adoption of first sexual orientation, a set of values and ideas, and a vocational direction. A well-developed identity gives a sense of one's strength, weakness, and individual uniqueness. या person with less well-developed identity is not able to define her personal strength and weakness and does not have a well-articulated sense of self. अब जो मिरिका है इन्होंने क्या बोला कि जो आइडेंटिटी है उसके लिए एक तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज एंड आइडियाज होने चाहिए, वोकेशनल डायरेक्शन होना चाहिए, और एक वेल डेवलप्ड आइडेंटिटी क्या है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी इंडिविजुअल यूनिकनेस क्या है। और अगर कोई व्यक्ति के पास अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या
है। इसके बाद दो टॉपिक और आते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट दो तरीके से होता है, एक पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉलेज अबाउट द सेल्फ, अपने बारे में जानना, अपने बिलीफ्स के बारे में जानना, अपनी पर्सनैलिटी का टाइप जानना, अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जानना, अपनी एबिलिटीज जानना यानी क्षमताएं जानना, अपनी वैल्यूज जानना, अपने गोल और रोल को जानना, ये क्या हो गया? सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकती है कि एक सेल्फ तरह कॉन्सेप्ट से क्या है। सर, एक तरह से हम जी बोल सकते हैं सेल्फ कंसेप्ट मतलब आत्म विश्लेषण करना, कि मतलब खुद के बारे में ही सब कुछ पता करना। जी मैम, बिल्कुल 100% बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन्होंने बताया है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, अपने बारे में जानकारी इकट्ठी करना, अपने बारे में, अपने बिलीफ्स के बारे में, अपने जो व्यक्तित्व का टाइप है आपके उसके बारे में, और इसके बाद आपकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, आपके जो गोल्स हैं और रोल्स हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। ये आपका हो गया पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आपका पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा आपका सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा करना, अपने बारे में जानना, दैट इज पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? The self-concept becomes more abstract, complex, and hierarchical, organized into cognitive matter representation of self-schemes which directed the processing of self-relevant information. Self-concept, the way in which one perceives oneself, can be divided into categories such as personal self-concept, fact, oneself. खुद के बारे में ओपिनियन को हम बोलेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई हैव ब्राउन आइज, जैसे मैं बोलूं आई हैव ब्राउन आइज, मेरी आंखें भूरी हैं, तो ये क्या हो गया? ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। आई एम अट्रैक्टिव। सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? वंस परसेप्शन अबाउट हाउ वन इज रिगार्डेड बाय अदर्स, एक व्यक्ति को दूसरे लोग कैसे जान रहे हैं, इसको बोलेंगे सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी एक तो मैं अपने बारे में क्या जानता हूं, एक दूसरे मेरे बारे में क्या जानते हैं, या दूसरे लोगों की क्या ओपिनियन है, या दूसरे लोगों की क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं, अब इसके मेन जो कंपोनेंट हैं, एक तो आपका फिजिकल कंपोनेंट है, एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, एक सोशल एट्रीब्यूट्स है। यानी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका है इसके तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट एंड सोशल एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद आता है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो एक इसका नकारात्मक पक्ष है और दूसरा इसका सकारात्मक पक्ष है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेल्फ स्टीम। हम सभी लोग कहते हैं कि भाई स्टीम होना चाहिए, हमारे पास सेल्फ स्टीम होना चाहिए। तो सेल्फ स्टीम से हमारा क्या मतलब है? सेल्फ स्टीम इज द वन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड बाय एनीबॉडी टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपके पास सेल्फ स्टीम होनी चाहिए। इट इज अ वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट दैट इफ यू कैन बिल्ड सेल्फ स्टीम एट योर एडोलसेंट पीरियड, इट विल लास्ट ऑल थ्रू लाइफ। जो सेल्फ स्टीम है, अगर आप अपने किशोर अवस्था या टीन एज में बना सकें तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपके पास सेल्फ स्टीम रहेगी। इसको हमारे घर में टीन एजर्स हैं, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उनके पास सेल्फ स्टीम है कि नहीं, क्योंकि अगर उनके पास सेल्फ स्टीम नहीं होगी तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेल्फ स्टीम होना आवश्यक है, और एक बार जो टीन एज में सेल्फ स्टीम बन जाती है वो लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहती है। सर इसके लिए तो फिर जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, तो उनको तो इतना नॉलेज रहता ही नहीं है कि बच्चों को क्लिनिकली वो उनको सेल्फ स्टीम के बारे में बताए या सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बताए। तो ये चीजें एजुकेशन में जो एडोलसेंस एज है उसमें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बहुत कंपल्सरी इम्पोर्टेंट करते है हैं सर, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये इन्हीं से एजुकेशन पूरा जो जीवन है परिवर्तित होता है। तो जो जो चीजें हैं सर जी, हायर सेकेंडरी तक जो स्टूडेंट्स है 9 से लेकर 12th तक, उनमें तो ये जी सब्जेक्ट कंपल्सरी होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल कंपल्सरी होना चाहिए। और ये चीज क्या है सर, ये प्रायोगिक है।
प्रायोग जो हम फैमिली में बच्चे पलते हैं बढ़ते हैं, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि उसका सेल्फ स्टीम तो कम नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज तो बाद में रिकवर भी नहीं होती। नहीं होती सर। मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे, ऐसे ही है। हम भी अनुभव करते हैं उस चीज का, जो हमने बचपन में खोया है वो अभी तक उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। नहीं, कभी नहीं उभर पाते, बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें बच्चों की सेल्फ स्टीम को तो करना ही नहीं है कम, किसी भी तरीके से, भले वो थोड़े से पैसे से कमजोर रहे, लेकिन सेल्फ स्टीम कम नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को उसका बाकायदा ये चीजों का स्कूलों में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, जिससे में साइकोलॉजिकली बताना चाहिए, एक डिपार्टमेंटल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए और उसको बाकायदा उसकी मीटिंग लेना चाहिए, कम से कम नहीं कुछ तो 1 महीने में या 2 महीने में एक बार तो भी लेना चाहिए, ताकि वो बच्चों को वो खुद सीखे और बच्चों को उसको क्या बोलना चाहिए प्रैक्टिकली करवाए। जी नहीं, अभी जो नई शिक्षा नीति है इसमें है सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारी चीजें हैं, इंक्लूडेड हैं। तो इसमें हायर सेकेंडरी भी इंक्लूडेड है? हायर सेकेंडरी में हो सकता, जी बिल्कुल होंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि आज जो आप जो बता रहे हैं ना ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मालूम है क्या, उसका बचपन में जो बनने का समय रहता है, जो छोटा फील्ड रहता है, जो छोटा फील्ड रहता है उसको अपन जैसा चाहे वैसा डायरेक्शन में दे देते, बाद में उसका क्या संस्कार जब पक्के हो गए तो उसको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ है, बिल्कुल टफ है सर। हाँ माइक पे फिर साउंड आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, अब इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमें लैक सेल्फ स्टीम होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी के। हेरिडिटी क्या है? ये मेन फैक्टर है सेल्फ स्टीम का। अगर आपके जो पेरेंट्स है वो इंट्रोवर्ट्स रहते हैं और वो कभी समाज में लोगों से नहीं मिलते हैं और उनमें एक तरीके का फियर रहता है लोगों से मिलने का, तो बच्चों में भी लो सेल्फ स्टीम आ जाती है, यानी माँ बाप से ट्रांसफर हो जाती है लो सेल्फ स्टीम। भाई जैसे किसी के पेरेंट्स हैं वो इंट्रोवर्ट्स हैं और समाज में प्रॉपर तरीके से नहीं उड़ बैठ पाते, नहीं बातचीत कर पाते, तो बच्चों में ये सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। दूसरा आपकी लिविंग कंडीशन, भाई जिस सराउंडिंग में आप रहते हो उसके कारण भी सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। अगर कोई चिल्ड्रन है वो गरीब माहौल में रहे, गरीब माहौल का मतलब सिर्फ पैसे से गरीब नहीं है, भाई नॉलेज वाइज गरीब है या एथिक्स वाइज गरीब है या वैल्यूज वाइज गरीब है, तो भी उसे गरीब ही बोलेंगे। तो अगर कोई पुअर एनवायरनमेंट में रहता है और उस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता है तो भी ऐसे बच्चे में सेल्फ स्टीम कम रहेगा। तीसरा है लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। अगर किसी में प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी तो उसमें थोड़ी सी सेल्फ स्टीम कम रहेगा ही। यानी जो बच्चे हैं अगर वो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो अपनी उम्र के पढ़े लिखे बच्चों से प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बड़े होके भले उनमें क्वालिटी डेवलप हो जाए, लेकिन कोई बच्चे ऐसे। जी सर सबसे दिक्कत है इसमें कि बच्चों को जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, यदि वो गलत भी हो तो अपने आप को सही मान लेते हैं। जी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 14 से 18 साल की एज में उनको ज्ञान की कमी रहती है, लेकिन अपने आप में बहुत सेल्फ स्टीम अवसर से ज्यादा रहती है और ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। उसमें क्या है, उनको नुकसान हो जाता है। नहीं है सर। इसके बाद बहुत सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं कि भाई जो मेजर फिजिकल चेंजेस होते हैं बच्चों में उसके कारण भी सेल्फ स्टीम कभी कभी कम हो जाता है और कभी कभी बच्चों में फियर होता है अपने फ्यूचर के लिए, तो ये भी एक सेल्फ स्टीम कम होने का कारण है। डिसीजेज भी एक कारण है, ये भी बच्चों में सेल्फ स्टीम कम होने का कारण है। भाई कोई बीमार हो गया, लंबी बीमारी चली गई, तो भी सेल्फ स्टीम है। अच्छा, फियर अबाउट फ्यूचर भी, आजकल नए नए फ्यूचर के लिए फियर जुड़, जैसे डेटिंग प्रॉब्लम्स भी लिखा है किताब में कि बच्चे कई बार दोस्त नहीं बना पाते या डेटिंग नहीं कर पाते तो भी उनमें एक सेल्फ स्टीम कम हो जाता है या उनका फ्यूचर के बारे में फियर रहता है। तो तमाम चीजें हैं जो नई जुड़ी हैं, इन्हें भी हमें समझना होगा कि बच्चा हमारा क्यों कम सेल्फ स्टीम महसूस कर रहा है, क्योंकि पहले और अभी अलग सिनेरियो है। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। मैडम का बहुत धन्यवाद कहूँगा, उन्होंने मुझे मौका दिया इतने गंभीर विषय पर बातचीत प्रस्तुत करने का, और आप सबने सुना तो मैं तो सभी का आभारी हूँ और जितना मुझसे बना उतना मैंने बताया आपको। सर
थैंक यू सो मच कि आपने एकदम एंड मोमेंट पे बोल दिया कि नहीं, आई एम रेडी, मैं लूंगा ये लेक्चर, बिकॉज लास्ट संडे भी जो कमिटमेंट था वो पूरा हो नहीं पाया जी था। एवरीवन इज जी मैनेजिंग कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके कम से कम टाइम में। तो आपने जो जी सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर नहीं मैम, चैट बॉक्स क्या में है आपका कि चैट बॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दिए सर जरा। हाँ ग्रुप में है सर, मैं भेज दूंगा सर आपको, बिल्कुल भेज ओके दूंगा। थैंक यू एंड वेरी और मच। नेक्स्ट लेक्चर संजय जी आपका है। जी, जो मेरा विषय है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, और साइकोलॉजी मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ी। तो अभी मैंने 1-2 दिन में जितना पढ़ के, कल यहाँ पे शिवरात्रि का मौका था तो इस कारण भी मैं नहीं पढ़ पाया। तो अगर आप भविष्य में मौका देंगे तो और अच्छे से पढ़ के मैं समझाऊंगा। क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ खुद ही, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अभी साइकोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन ये विषय बहुत नहीं इंटरेस्टिंग सर, फिर भी आपने बहुत है। अच्छा बताया सर। ठीक और है सर, सर बहुत बहुत अभी धन्यवाद। आपके पास भी जैसे चैट बॉक्स में अगर आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे तो अभी जी फोर्थ सब्जेक्ट जो है हमारा, जी उसके अभी 3 ब्लॉक्स बचे हुए हैं। तो आप चाहें तो उसमें से कोई सा भी एक ब्लॉक प्रेजेंट करने के लिए अपना नाम दे सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के लिए भी। जी मैम, आप बता दीजिए कौन सा ब्लॉक करना है। नहीं सर, ये और आपकी इच्छा है कि आप जो करना चाहें, उसमें से भी 3 ब्लॉक्स हैं। जी सर मैम, रिसर्च मेथोडोलॉजी कर अच्छी बात है सर। नहीं नहीं ठीक है या मैम, जो 3 ब्लॉक बचे हुए हैं उनमें से मैं देखे ले रहा हूँ, और उन हाँ ब्लॉक को चलेगा प्रेजेंट कर दूंगा। जी। चलेगा चलेगा आपको जैसा अच्छा लगे। और बिल्कुल संजय जी, मैडम, नेक्स्ट संडे आपका टर्न है प्रेजेंट करने के लिए। जी मैडम, थैंक यू। मैं बताऊंगा मैडम। संजय जी आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। हाँ जी मैडम बोलिए ना। मैं बोल रही हेलो हूँ नेक्स्ट संडे आपका टर्न है प्रेजेंट करने का। वो अपना कौन सा ये आपको मुझे अपने रिसर्च डेटा दिया है ना। सर ये जो हेलो इसी सब्जेक्ट का फोर्थ ब्लॉक है वो प्रेजेंट करने से आप लिंक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका नाम। अच्छा फोर्थ ब्लॉक का है ना। जी, ओके मैडम। इसी सब्जेक्ट का मैम फोर्थ ब्लॉक जो है सर, हाँ ठीक है, ये अपना क्या बोलना चाहिए। 002 का फोर्थ ब्लॉक। ठीक ठीक लाइफ साइकोलॉजी है ना। हाँ सर, ये लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में ही ब्लॉक 4 जो है एडल्टहुड एंड एजिंग। ठीक है मैडम। जी मैं प्रेस करूंगा है ना। जी सर, ओके थैंक यू सो मच सक्सेना सर। ओके। अब हम मीटिंग थैंक यू चाहे तो मैम, बंद कर थैंक यू। सकते हैं, आपको और कुछ डिस्कस करना तो आप बोल सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू।